हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है उद्देशिका। उद्देशिका से रिलेटेड सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पूछे गए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया था, जो कि पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, इसको अंगीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वही उद्देशिका, प्रस्तावना दोनों बात एक ही है। पहले इसका नाम उद्देशिका था, अब इसी को प्रस्तावना के रूप में भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और उद्देशिका में क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो 1976 को हम कैसे याद रख लेंगे कि 42वां संविधान संशोधन है, 1976 में ये संशोधन हुआ है। तो 42 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ देखो 1976, लास्ट में क्या है? 6 है। तो इससे हम याद कर लेंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, भारत क्या है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है, जिसका कोई खंड नहीं है। तो ये 3 शब्द याद रखिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। उद्देशिका भारत को कैसा घोषित किया है कि भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। कैसा है? विधिक निर्वचन में सहायक है उद्देशिका। सर अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों को प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा किसने कहा है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा है। कि एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो उद्देशिका हमारे जन्म की कुंडली है। के एम मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना बोले तो उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 वाद था उसमें स्वीकार किया गया है। उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया है कि उद्देशिका हमारे संविधान का एक भाग है। किस वाद में? केशवानंद भारती कहाँ के थे? केरल के थे। और ये वाद कब हुआ था? 1973 में। इन्हीं के वाद में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। इससे पूर्व बेरुवारी वाद 1960 में हुआ था। उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। जो बेरुवारी वाद हुआ था 1960 में, उस समय उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ कहाँ के थे? पंजाब के थे। तो ये 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस जो है वाद में संविधान को, उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में ये वाद हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है।
पुनः स्पष्ट किया। फिर से बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो वाद हुआ था 1994 में, फिर से उच्चतम न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका हमारे संविधान का भाग है। तो याद रखना है, जो बेरोबारीवाद 1960 में हुआ था उसमें कहा गया कि संविधान का अंग नहीं है उद्देशिका। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया है कि क्या है, उद्देशिका हमारे संविधान का भाग है। क्या कहा गया था, हमारे संविधान का भाग है, अपने भाग के रूप में स्वीकार किया गया। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, इसमें कहा गया कि उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। और बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में कहा गया कि फिर से कहा सुप्रीम कोर्ट की हमारी उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। संविधान का मूल लक्षण क्या है, पंथ निरपेक्षता। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका के किसी भी मैटर को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया है कि न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। प्रस्तावना बोले तो उद्देशिका, दोनों बात एक ही है। और मूल अधिकार के लिए किसको माना है, आर्टिकल 32 को माना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। किसने कहा है, सुभाष कश्यप ने। क्या कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है, आत्मा है। और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। क्या कहा है कि ये एक पवित्र दस्तावेज है संविधान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज -10 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और समर्पित करते हैं। तो संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। उस समय संविधान लागू जब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य उद्देशिका में था। और जो 3 बातें लिखा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 में जोड़ा गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित है। तो जो संविधान निर्माता थे हमारे भारत के, उनका प्रतिबिंब हमारे जो उद्देशिका है उसमें मिलता है, उद्देशिका में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर उद्देशिका। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देशिका को, और उसको 22 जनवरी 1950 को पारित कर लिया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख कीजिए। कितने प्रकार का न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक।
उसके बाद स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। उसके बाद समानता की बात की जा रही, समानता 2 प्रकार की है एवं भ्रातृत्व 1 प्रकार की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला आंसर। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है फ्रेंड्स? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य गणतंत्र, ये सही है फ्रेंड्स। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है? सही है, जो कि हमारे संविधान में लिखा है। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, सी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम बोले तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को सार्वभौम कहा जाता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक जैसा शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं किया गया है, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष है। तो क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो सबसे पहले सार्वभौमिक है उद्देशिका में, उसके बाद समाजवादी है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सी ए डी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन भारत के को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका दोनों एक ही बात है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो 1976 में जो जोड़ा गया था वो था अखंडता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। और 1975 में जोड़ा गया था वो, उसमें अखंडता नहीं, इसलिए कि 1976 में ये जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो पहला और तीसरा इसका आंसर है। अखंडता भी है, जो कि अखंडता इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये राइट है। यही आगे चल के उद्देशिका या प्रस्तावना बना, जिसको सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, सही बात है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जा चुका है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो सही बात है। संविधान के जो और भी प्रावधान है उसको ये रद्द नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, पहला बी वाला आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, उसी को डिटेल में यहाँ दिया गया है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। को पढ़ना है तो वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसका विधिक स्वरूप ये है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है। बी इसका राइट आंसर है। विधि पूछा जा रहा है, विधि स्वरूप, तो ये क्या है? न्याय योग्य नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी शब्द उद्देशिका जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी नहीं सम्मिलित था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं सम्मिलित था और अखंडता भी नहीं सम्मिलित था। इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के लिए भी, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। सभी के क्या करता है? उल्लेख करता है। अगला दिया गया है कथन ए और कारण आर दिया गया है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सही है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर स्थापित किया गया है क्या? ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए दे रहा है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है क्या? ये सही है। तो दोनों ये सही है, ये और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। हम भारत के लोक शब्दों से। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से क्या है? मानव है। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो कौन सा भाव व्यक्त करता है, इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये करता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इसका कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार का स्वतंत्र है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय नहीं है। धार्मिक की बात नहीं करता है भारत। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? सामाजिक धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो ये सही है फ्रेंड्स, इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उक्त शब्द 1977 के संविधान द्वारा जोड़े गए थे, 1976 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। अगला दे रहा है कि 1985 में जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके, गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, नहीं, ये भी गलत है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाती है। इसको कहाँ कहा गया था फ्रेंड्स कि ये संविधान की आत्मा है? यदि आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने पढ़ा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा है कि हमारे भारत संविधान की क्या है? आत्मा या हृदय है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये फैक्ट याद रखना है। तो के.एम. मुंशी ने जन्मपत्री कहा है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा है कि ये क्या है, प्रस्तावना को, कि ये हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी जी ने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि ये क्या है? पवित्र दस्तावेज है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुबारी वाद में कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। हाँ, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुति की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? वही देखो यहाँ पर फ्रेंड्स, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसमें राइट आंसर है। पर एक बात ये याद रखना है कि उद्देशिका संविधान का भाग है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार कहा है। पहली बार कब कहा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में। ये पूछा जाए कि पुनः कब कहा गया, फिर से कब कहा गया? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो केशवानंद भारती बनाम केरल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो डिटेल में भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारती विवाद में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मौलिक संरचना का भाग है, मौलिक संरचना का भाग है और स्वीकार कर लिया गया। देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के उस शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इसमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा, ऐसा कहा है केशवानंद भारती मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई, किसमें? मूल अधिकार, राज्य के नीतिदर्शक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में कहा गया है, जो उद्देशिका में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करती है। प्रस्तावना क्या है? संविधान के उद्देश्य को प्रतिबंधित करती है, प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है, उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है प्रस्तावना। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो तीन प्रकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय के तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप गरीब हो, मैं अमीर हूँ, ऐसा नहीं कहा जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया जाता है? उपबंध किया जाता है आर्थिक न्याय उद्देशिका में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, हम लोगों ने पढ़ा। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट मान लिया कि उद्देशिका या प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, मतलब उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर फिर से वही डिटेल बाद में दिया गया है, यहाँ पर भी तो उसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है। सही है, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। आमुख, उद्देशिका, प्रस्तावना, ये सब एक बात है। उद्देशिका संबंधित चारों कथन सत्य हैं, परंतु किसी भी विकल्प में सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी धातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल या ओनली विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम कथन शामिल किए गए हों। इस दृष्टि से सी और डी क्या है, समान रूप से हैं। तो चलिए सी और डी को देख लेते हैं क्या कहता है। जो सी और डी है, पहला दूसरा तीसरा इसमें से है, और डी 2, 3 और 4 ये दोनों को मान रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? तो कौन सा सही है, चलिए देखते हैं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है क्या? गलत बात है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी क्या? नहीं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये सही है, सी वाला। अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो सामाजिक न्याय किसमें है? आर्टिकल 14 से 18 तक में समता के अधिकार की बात करता है, इसमें भी है और हमारे प्रस्तावना में भी है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रस्तावना को कितने नाम से जाने जाते हैं और कितने उसके नाम है, उसको भी आपको लिख कर बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।